हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 72 के बारे में। जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 MCQs को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता देता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से वो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑप्शन बी आर्टिकल 28 यानी कि अनुच्छेद 28। ये जो है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता देता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है। इनमें से वो ऑप्शन है ऑप्शन डी आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सभी चिल्ड्रन के लिए जिनकी एज 6 साल से नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। इनमें से वो अनुच्छेद है, वो आर्टिकल है ऑप्शन बी आर्टिकल 46। ये जो है एससीज, एसटीज और जो भी अदर वीकर सेक्शंस हैं यानी कि अन्य कमजोर वर्ग हैं, इनके जो है शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है आर्टिकल 46। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 46। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच 4 लैंग्वेजेस वर एडेड बाय द 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 विच केम इनटू फोर्स इन 2004। यानी कि किन 4 भाषाओं को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया जो 2004 में लागू हुआ। नंबर 1 है बोडो, सेकंड है डोगरी, थर्ड है मैथिली, फोर्थ संथाली और फिफ्थ पर है गुजराती। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड हम बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि फर्स्ट पर है बोडो, सेकंड पर है डोगरी, थर्ड पर है मैथिली और फोर्थ पर है संताली। इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। यानी कि इन 4 लैंग्वेजेस को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था जो 2004 में लागू हुआ था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टोटल जो है 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है किसके साथ? भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। जहां पर पार्ट 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है किसके साथ? ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। किन आर्टिकल्स में? आर्टिकल्स 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें शामिल हैं 22 लैंग्वेजेस और वो लैंग्वेजेस कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है असमी, सेकंड है बंगाली, थर्ड है गुजराती, फोर्थ हिंदी, फिफ्थ कन्नड़, सिक्स्थ कश्मीरी, सेवन्थ कोंकणी, 8th मलयालम, 9th मणिपुरी, 10th मराठी, 11th लैंग्वेज है नेपाली, 12th है ओरिया, 13 है पंजाबी, 14th संस्कृत, 15
सिंधी 16 पर है, तमिल 17 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तेलुगु 18 पर है, उर्दू 19 बोडो, 20 संथाली, 21 मैथिली और 22 पर है डोगरी। तो ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो शामिल हैं किसमें, भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, यानी कि कालक्रम देख लेते हैं। सबसे पहले 1950 की अगर हम बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, इन 22 लैंग्वेजेस में से जो है 14 लैंग्वेजेस को यानी कि 14 भाषाओं को शुरू में ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। इसके बाद 1967 में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 21वें अमेंडमेंट एक्ट 1967 द्वारा। नेक्स्ट जो है 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इंक्लूड किया गया था। कब? 1992 में। देन इसके बाद 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली इन 4 भाषाओं को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा ऐड किया गया। कब? 2003 में। और ये कब लागू हुआ? 2004 में। इसके बाद फ्रेंड्स 2011 में जो स्पेलिंग थे ओरिया के, उसको रिप्लेस कर दिया गया ओडिया के साथ, यानी कि पहले स्पेलिंग थे ORIYA और उसे रिप्लेस किसके साथ किया गया? ODIA के साथ। और किस संशोधन द्वारा? तो वो संविधान का संशोधन अधिनियम था 96। कब? 2011 में। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि क्रिएट किया जाएगा एक नई कैटेगरी को जो कि लैंग्वेजेस से जुड़ी होगी और जिसे क्या कहा जाएगा? क्लासिकल लैंग्वेजेस। इसके बाद करंटली जो है देयर आर 6 लैंग्वेजेस जो हैं जिन्हें स्टेटस मिला है किसका? क्लासिकल का। यानी कि भारत में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें अभी वर्तमान में 6 भाषाओं को क्लासिकल का स्टेटस मिला है इंडिया में। सबसे पहले है तमिल, जिसे डिक्लेयर किया गया था 2004 में। नेक्स्ट है संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014। इसके बाद तमिल जो है फर्स्ट लैंग्वेज थी जिससे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। कब? 2004 में। और ओडिया जो है लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है जिसे स्टेटस मिला है कब? 2014 में। और ये जो सभी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इन्हें लिस्ट किया गया है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा, एक बार जो है अगर लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया जाता है क्लासिकल तो उसे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता मिलती है सेटअप करने के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? स्टडी करने के लिए उस लैंग्वेज की। और फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, आज की वीडियो जो है एक कोलैबोरेशन वीडियो है जहां पर हमने कोलैब किया है IFAS इंस्टीट्यूट के साथ। ये जो है फ्रेंड्स इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है NTA, UGC नेट और सेट एग्ज़ाम्स के लिए। ये आपको प्रोवाइड करते हैं एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा, जहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने जो है UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए जो है बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बैच कब से शुरू हो रहा है? 22 अगस्त 2022 से। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं इस बैच के लिए, आप इनकी वेबसाइट या फिर ऐप से इनरोल कर सकते हैं। और इनकी ऐप, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप क्वालिफाई करते हैं UGC नेट या फिर JRF के लिए तो आप जो हैं अपनी फ़ीस को 100% वापस पा सकते हैं। कहाँ पर? IFAS इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन शॉर्ट CABE, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इट एडवाइजेज ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि यह केवल केंद्र सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देता है। According to the second statement, the idea that there should be a central advisory board of education was first put forward by the Calcutta University Commission 1917 to 19। यानी कि यह विचार कि एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होना चाहिए सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919 तक द्वारा सामने रखा गया था। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शेल बी यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि बोर्ड के अध्यक्ष केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। जहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं।
इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग क्या है, ओनली सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जहां पर सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, यानी कि जो आइडिया है, किसका आइडिया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का। इसे सबसे पहले जो है किसके द्वारा सामने रखा गया था, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 19 के द्वारा जो है सामने रखा गया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसके बाद जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट थर्ड, बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के नाम से अब जाना जाता है। तो वो जो है चेयरमैन होंगे किसके, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इन शॉर्ट CABE के। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी जो नंबर 1 स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट थी। और वो नंबर 1 स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट थी, क्योंकि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी सलाह देता है, किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। तो इसलिए जो है हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट थी। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इन शॉर्ट CABE के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए किसे, यानी कि एक सलाहकार निकाय है सलाह देने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। इसके बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन में, जिसे सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में। और ये डिसॉल्व हो गया कब, 1923 में। किस वजह से इसे बंद कर दिया गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। और इसे रिवाइव किया गया फिर से 1935 में। और तब से जो है ये बॉडी यानी कि ये निकाय जो है एग्जिस्टेंस में है, यानी कि अस्तित्व में है। इसके बाद आइडिया जो है यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का, ये सबसे पहले सामने रखा गया था किसके द्वारा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917-19 द्वारा जो है सामने रखा गया था। इसके बाद अगर हम कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नंबर 1 जो है बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और सेकंड नंबर के अकॉर्डिंग वाइस चेयरमैन कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये वाइस चेयरमैन होगा इस निकाय के लिए या फिर इस बॉडी के लिए। इसके बाद बोर्ड के जो ऑफिस मेंबर्स हैं उनकी टेन्योर क्या होगी, यानी कि उनका कार्यकाल कितना होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़कर जो है 3 साल का होगा। और लास्ट में हम बात करेंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी कि उद्देश्यों के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड सजेशंस, यानी कि सजेशंस प्रोवाइड करना सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कंट्री के, ताकि वो प्रिपेयर कर सके सिलेबस के लिए, यानी कि सिलेबस को तैयार करने के लिए कंट्री के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सजेशंस प्रोवाइड करना, ये नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना एक कॉमन प्लेटफॉर्म स्टेट और सेंटर को, ताकि वो शेयर कर सके अपने व्यूज़ को, किसके बारे में, इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है एडवाइस करना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, किसके रिगार्डिंग, किसी भी प्रकार के एजुकेशनल क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है एडवाइस करना, किसे, जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को। नंबर 4th ऑब्जेक्टिव है अपॉइंट कमेटीज़, यानी कि कमेटीज़ को अपॉइंट करना, किसके लिए, सिफारिश करने के लिए। और किस पर सिफारिश करने के लिए, जो कई एजुकेशनल इश्यूज़ हैं उन पर सिफारिश करने के लिए अपॉइंट करना, नियुक्त करना कमेटीज़ को। तो ये भी उद्देश्य है किसका, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का। और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है नंबर 5th, रिव्यू करना प्रोग्रेस को एजुकेशन पर टाइम टू टाइम। तो ये था 5वां उद्देश्य। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें जो है हमने 5 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।